Hello students, I am Vikas Saini and today I will teach you the topic of English grammar tense, and it is a very easy and basic topic of English grammar. Friends, आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन जहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम्स में एरर आती हैं उन पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एंड मैं आप लोगों के लिए मॉडल्स और प्रीपोजिशंस टॉपिक की वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीके क्लासेस चैनल पर जाएं और उन वीडियो को ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, मॉडल्स और प्रीपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड हम जल्द ही कॉमन एरर और एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एरर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, चाहे आपका 12th लेवल हो चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, उनके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को पेपर में कैसे कॉमन एरर से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, इम्प्रूव द सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, कम टू द पॉइंट। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक टेंस। सबसे पहले हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसकी हिंदी में पहचान की बात की जाए तो जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS और फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का डेफिनेशन पता है उनको तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि जो वाक्य में कार्य करता है या जिसके द्वारा सेंटेंस में कोई काम किया जाता है उसे हम वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट हु डज ए वर्क इन ए सेंटेंस, that is called the subject of the sentence. And there are 3 types of subjects in English grammar. अंग्रेजी ग्रामर में 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एंड फर्स्ट पर्सन में आप लोगों का जो आई और वी होता है वो आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड जो अदर्स बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। एंड वर्ब के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। द वे ऑफ डूइंग एनी वर्क, यानी किसी भी कार्य के करने के तरीक़ों को वर्ब कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई काम किया जाता है या जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। एंड इन ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, वी रीड दैट फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Finite verbs means the verbs which change according the subject or tense, and non-finite verbs means the verbs which doesn't change according the subject or tense are called non-finite verb. And last point is object. सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। द वर्क which has been done by any subject is called object of the sentence. And there are 2 types of objects in English grammar. और अंग्रेजी में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स लिविंग थिंग्स. So according the structure of the present indefinite tense in affirmative sentences, first of all we shall take first the subject of a sentence, after the verb, and verb will use according the subject of the sentence. जो भी आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। और मैंने अलग अलग लिखे हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए अलग अलग लिख दिया है। इफ़ देयर इज द सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर है उसके साथ हम वर्ब में SEIS का यूज़ करेंगे। ओके, और
यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा दैट एज आर इज द प्लूरल ऑफ इज, वर इज द प्लूरल ऑफ वॉज, हैव इज द प्लूरल ऑफ हैज़, लाइक दीज वर्ब्स V1 is the plural of V1 plus S or ES. I want to tell you that the first form of verb is always called as plural. Okay? यानी कि जो verb का first form होता है वो हमेशा क्या माना जाएगा? Plural माना जाएगा. And if we want to make singular of V1, we add S or S in the end of first form of the verb. This thing proves only in this sentence. In this tense, this thing is proved that V1 is always plural and V1 plus S or ES is always singular. This is most important point for you, and this point to be noted by you in your notebook. It is related to your competitive examinations, and it is the higher point of this topic which comes in your examinations. And how we prove there that V1 is always plural? I told you that यहाँ पे the basic rule of grammar is if the subject is singular, यदि आपका subject singular है तो उसके साथ हम singular verb का यूज़ करते हैं. ये ग्रामर का बेसिक रूल है. एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. इट इज़ द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर. एंड कम टू द पॉइंट, लुक हेयर, देयर ऑल सब्जेक्ट्स आर प्लूरल. इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म. और इस स्ट्रक्चर में क्या है? सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस. ओके, गॉट इट? सो नाउ I want to tell you that if the subject is singular, verb is singular. Subject is plural, verb is plural. So subject is plural, verb is plural. Subject is singular, verb is singular. This is proof here in this tense that V1 is always counted as plural verb. If someone asks you to make singular of V1, it means if someone asks you that there is a verb go and make it singular, or he may ask you that what is go, singular or plural. वो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि उसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया कि बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल है. एंड लाइक दीज एग्जाम्पल्स देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द थिंग्स एंड द नाउन्स एंड वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स. यानी इस प्रकार से आपके एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. कोई वर्ड दे दिया नाउन और आपको बोल देगा कि उसका प्लूरल बनाइए, वर्ब दे दिया उसका सिंगुलर बनाइए. तो वो आपको दे सकता है कि उसने दे दिया गो एंड ही आस्क्स यू टू मेक सिंगुलर ऑफ दिस, कि आप इसका सिंगुलर बनाइए. तो इसका गो का सिंगुलर क्या हो जाएगा? गोज. सपोज दैट उसने दे दिया गोज और वो आपसे बोलता है कि आप उसका प्लूरल बनाइए, तो क्या आंसर हो जाएगा? गो. सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम टेंस टॉपिक. It is related to your competitive examinations, and you should note the point in your notebook that V1 is always plural and V1 plus S or ES is always called as singular. तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आप लोगों को आपके competitive एग्जाम्स में हेल्प करेगा. ये था आप लोगों के कंपटीशन से रिलेटेड पॉइंट. एंड नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द बेसिक रूल्स, बेसिक फैक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट इज ही एंड ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो वी शैल यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस और एस इन द वर्ब. एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी शैल यूज V1 हेयर with you because we use V1 plus प्लूरल सब्जेक्ट. यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस यूज़ करते हैं. बट इफ़ देयर इज़ एनी इंटेंशन, रेस्ट्रिक्शन एंड बाउंडेशन विद एनी सब्जेक्ट, वी यूज डू और डज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. लाइक फ्यूचर टेंस, यू हैव रीड
the future tense, and you have also read about will or shall. Will or shall shows the restriction, intention and foundation of any subject, and I have taught you in the topic of models with will or shall that if there is any intention, restriction, foundation with any subject, we use will with I, and if there is any restriction, intention and foundation with the subject of second person and third person, we use shall with these subjects. So same condition is here in present indefinite tense, and same condition is related to past indefinite tense. In present indefinite tense, if there is any restriction, intention, foundation in any sentence, we use do or does according the singular subject or plural subject in affirmative sentences. अगर किसी सेंटेंस में जैसे ये जरूर आया, या वह स्कूल अवश्य जाता है, या वह स्कूल जरूर जाता है, तो इस तरीके की कंडीशंस हैं, तो फिर हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ डज का यूज़ करेंगे। आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ डू का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने चाहिए। यही कंडीशन फ्यूचर टेंस में शैल और विल के साथ होती है। हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे इन दिस केस। एंड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस we will use did in affirmative sentences with every type of subjects if there is any intention, restriction, foundation with any subject. Okay, got it? And इसी फॉर्मेट में एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें आप बिल्कुल आराम से कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जान सकें, पढ़ सकें, एग्जाम में कैसे एरर फाइंड करना है, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंसेस आर very important part according the competitive examinations and your academic examinations। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से एक कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बनाऊंगा, उसका आप वेट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे उस वीडियो में। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक हैबिचुअल भी होता है, जब कहीं कोई हैबिट उसमें अगर पाई जाए, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें एक रूल दिया होता है कि इफ़ देयर इज सपोज दैट एक सेंटेंस मैंने लिखा कुत्ते भौंकते हैं, और एक सेंटेंस लिखा कुत्ते भौंका करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव नॉलेज अबाउट हैबिट। व्हाट इज हैबिट? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हैबिट है क्या, हैबिट किसे कहते हैं। तो हैबिट अकॉर्डिंग मी, हैबिट इज ए पर्टिकुलर वर्क विच हैज़ बीन डन बाय ए मैन डेली, यानी कोई निश्चित काम जो कोई व्यक्ति रोज करता है। जैसे कोई रोज दूध पीता है, रोज अखबार पढ़ता है, रोज स्कूल जाता है। और हैबिट को शो करने के लिए हम टाइमिंग वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डेली, एवरीडे। तो उसमें जैसे कुत्ते भौंकते हैं, इट इज़ ए नॉर्मल कंडीशन, बट अगर सेंटेंस है कुत्ते भौंका करते हैं, इट मीन्स इट इज़ ए हैबिट। लाइक दैट, मैं स्कूल जाता हूँ, नॉर्मल कंडीशन, मन आया तो चला गया, नहीं मन है तो नहीं गया। बट अगर सेंटेंस है मैं स्कूल जाया करता हूँ, तो इट इज़ हैबिट। दादी जी रात को कहानियाँ सुनाती हैं, नॉर्मल थिंग, मर जाए सुना भी सकती है, नहीं मर जाए तो ना सुनाए। बट अगर सेंटेंस है कि दादी जी रोज रात को कहानियाँ सुनाया करती हैं, इट मीन्स इट इज़ हैबिट ऑफ द ग्रैंड मदर। तो हैबिचुअल मीन्स जो काम करने के हम आदी हो जाएं, जिस काम को करने की हमारी रोज डेली प्रोसेस में हम उसका यूज करें। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हैबिचुअल सेंटेंस बोलते हैं। अब हैबिचुअल का रोल क्या है? जैसे कुत्ते भौंकते हैं, सब्जेक्ट है आपका द डॉग्स, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा बार्क। बट हैबिचुअल में ये रूल दिया गया है, इफ देयर इज एनी हैबिट विद द कॉमन नाउन, वी शुड नॉट यूज द बिफोर कॉमन नाउन एंड द सेंटेंस शुड बी ओनली डॉग्स बार्क। यानी ये रूल है कि अगर आपके पास कॉमन नाउन है एंड उसमें हैबिचुअल एक्शन है, तो हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। एंड हैबिचुअल एक्शंस मीन्स, कॉमन नाउन वह वर्ड होता है जो अपनी पूरी जाति की ओर इशारा करता है। द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स हिज होल कम्युनिटी इज कॉल्ड कॉमन नाउन, एंड द वर्ड विच डिनोट्स हिज होल कम्युनिटी, जो अपनी पूरी जाति की ओर इशारा करता है, वह कॉमन नाउन होता है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंसेस हैं, हैबिचुअल एक्शंस को शो करना है, उसके पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हैबिचुअल एक्शंस के साथ दा भी यूज़ करना है, तो हमारे पास एक मॉडल होता है इस टेंस में, इज, आर, एम,
एक्स्टम टू, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे, आई है तो एम का यूज़ करेंगे और मॉडल को यूज़ कर लेंगे। यानी हम इस सेंटेंस को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, द डॉग्स आर एक्स्टम टू बार्क। ओके, ये हैबिचुअल एक्शंस की कंडीशंस है। वी शुड नॉट यूज द बिफोर कॉमन नाउन, बट इफ देयर इज हैबिट इन कॉमन नाउन एंड अदर नाउन्स एंड वी वांट टू यूज द विद द नाउन्स एंड देयर शुड बी यूज द मॉडल ऑफ इज आर एम accustomed to with every type of subject, so that we may use the with common noun, proper noun, which type of noun in this sentence. Okay, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। उस वीडियो में आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कंडीशनल होते क्या हैं, कितनी क्लॉजेज में डिवाइड होते हैं, किन वर्ड से शुरू होते हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि इसे कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।